राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरे डायलिसिस का है, जो फर्स्ट डे जब मैं डायलिसिस पे गया था उसका है। अ, वैसे तो बहुत सारे लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ और होता है, जैसे प्लेन में अगर फर्स्ट बार बैठे हैं या ऐसी कोई चीज़ फर्स्ट बार की है जिसका आपको थ्रिल लगे। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट या मेरे लाइफ का थ्रिल 2022 मार्च 15 था, जब मैं फर्स्ट टाइम डायलिसिस पे गया था। तो कैसा था? मुझे डायलिसिस के 2 दिन पहले क्या हुआ था, जो मुझे डायलिसिस पे जाना पड़ा? डायलिसिस का फर्स्ट डे कैसा था? मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ? ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही शॉर्ट वे में बताऊँगा। तो मैंने सोचा कि ये शेयर करना चाहिए, ताकि बहुत लोगों को अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं डायलिसिस पे, या उनको अगर कोई किडनी प्रॉब्लम है, तो उनको ये काम में आ सकता है। तो आई विल शेयर माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ डायलिसिस। तो जैसे कि मैंने मेरे बहुत सारे पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम है, तो सिम्पटम्स जल्दी से दिखते नहीं है बॉडी में, या बॉडी अपने को वार्निंग भी नहीं देती है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है किडनी का। तो वैसे मुझे भी कोई ऐसे सिम्पटम्स नहीं आए थे, कोई भी ऐसी वार्निंग बॉडी में नहीं आ रही थी कि तुमको किडनी के प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मार्च 12 को, मतलब मार्च 12 या मार्च 13, 2 दिन पहले, मार्च 15 2 दिन पहले डायलिसिस के, मुझे अचानक से पेट में दुखने लगा। तो मैंने सोचा कि नॉर्मली हमको पेट में दुखता है, तो नॉर्मली हम कोई दवाई ले लेते हैं, या ऐसा कुछ घर का इलाज करते हैं। तो मैंने वो किया, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। धीरे-धीरे वो पेट में दुखते-दुखते मुझे चेस्ट में हेवी लगने लगा थोड़ा। और उस दिन सैटरडे था, आई स्टिल रिमेंबर, उस दिन सैटरडे था। और सैटरडे मॉर्निंग को मुझे ये सारी चीज़ें होने लगी। चेस्ट में हेवीनेस होने के बाद मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी। कि मैं साँस लेने में तकलीफ, और ये एकदम माइनर हो रही थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास भी गया नहीं, लेकिन डॉक्टर को मैंने मैसेज कर दिया कि मुझे ऐसा-ऐसा चीज़ें हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा होल्ड करो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो आप आ जाना हॉस्पिटल पे या क्लिनिक पे। फिर धीरे-धीरे करके दोपहर को मुझे हल्का-हल्का ये सारी चीज़ें हो रही थी। शाम को भी इतना मुझे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब मैं रात को, सैटरडे को रात को जब मैं सोया, तब मुझे भयंकर ब्रेथलेसनेस होने लगी। मुझे साँस लेने में इतनी प्रॉब्लम, मुझे इतनी खाँसी, जब साँस लेने में प्रॉब्लम होती है तो हम खाँसते हैं ना? इतनी प्रॉब्लम, इतनी खाँसी मुझे आने लगी कि अब मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है अचानक से मेरे साथ? मुझे डाउट तो हो गया था, क्योंकि मेरा क्रिएटिन, जब मेरा रिपोर्ट हुआ था 2 3-4 दिन पहले, तो मेरा क्रिएटिन था, मतलब बढ़ गया था। तो मुझे आइडिया तो था कि ये क्रिएटिन की वज़ह से हो रहा है, या मेरी किडनी की प्रॉब्लम की वज़ह से हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे कभी पहले हुई नहीं थी। ओके, तो ब्रेथलेसनेस हो रहा है, कॉफ़िंग हो रही है, सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, हाथ-पैर में सूजन आ गई है, और ये पूरी रात चला, सैटरडे को पूरी रात। संडे को आया, संडे को सुबह तक मेरा ये हुआ, मैं पूरा सैटरडे नाइट सो नहीं पाया। संडे को सुबह मुझे थोड़ा-सा ठीक लगा, तो अ, मैंने बोला कि चलो अभी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। यही गलती की मैंने कि मैं डॉक्टर के पास उस दिन गया नहीं, सैटरडे संडे को। संडे को भी पूरा दिन मुझे हल्का-हल्का हल्का हल्का हो ही रहा था। संडे रात को भी मुझे और ज़्यादा, मतलब जितना सैटरडे नाइट को हो रहा था, संडे को और ज़्यादा बढ़ गया। और ज़्यादा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, और ज़्यादा पैर हाथ-पैर में सूजन, और ज़्यादा पेट में दुखना, हेडेक, कॉफ़िंग, इतना ज़्यादा हो गया कि मंडे को फिर हम लोग गए हॉस्पिटल। तो जब डॉक्टर को मिले, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको इमीडिएट डायलिसिस पे डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया है, और पानी निकल नहीं रहा है। जितना मैं पानी पी रहा था, उतना पानी निकल नहीं रहा है। ओके, तो डायलिसिस पे डालना पड़ेगा, इमीडिएट डायलिसिस पे। अब इमीडिएट डायलिसिस पे डालना मतलब गले में कैथेटर डालना होता है। कैथेटर मतलब एक पाइप जैसा होता है, जिससे डायलिसिस होता है, वो बॉडी में थोड़ा-सा हल्का-सा डालना पड़ता है। तो ने मेरे डैड ने बोला कि आपको जो करना है करिए, लेकिन इसका ये जो तकलीफ है वो ठीक करें। उसके बाद फिर वहीं पे जहाँ पे मेरा डायलिसिस होता है, वहीं पे वो लोग
कैथेटर का भी करते हैं। तो वहीं पे मुझे इमीडिएट बेसिस पे कैथेटर डाला और मुझे डायलिसिस में लेके गए। जब अंदर लेके गए डायलिसिस में, तभी भी मुझे कॉफ़िंग हो रही है, बहुत ज़्यादा, और मेरे गले में ही डाला था। यहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा निशान देख सकते हो, ये 2-3 साल पहले का निशान है। वो स्टिचेज़ का निशान होता है ना वो, हल्का-सा स्टिचेज़ का निशान है। तो जब डायलिसिस पे डाला तब मुझे कोई होश नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जब डायलिसिस हुआ, थोड़ा-सा पानी निकला, अराउंड 3.5 लीटर्स पानी निकालने के लिए बोला डॉक्टर ने, और उस दिन था मंडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन लगातार 3-3 लीटर पानी निकाला डॉक्टर ने, 3-3 लीटर। क्योंकि इतना पानी ज़्यादा स्टोर हो गया था, और डॉक्टर ने बोला था कि अगर इतना पानी अगर नहीं निकाला तो इसको शायद वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ सकता है। इतना क्रिटिकल स्टेज हो गया था कि मतलब आउट ऑफ केस हो जाता अगर मैं 1 और दिन एक्सटेंड करता। अगर मैं मंडे को नहीं जाता और मंडे को मेरा डायलिसिस नहीं होता, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट होके मैं चला जाता वेंटिलेटर पे। इतना हद तक मेरा हालत खराब हो गया था। तो जब फर्स्ट डे गया तब नर्सेज़ और ये सारे लोग आए डायलिसिस करने के लिए। डायलिसिस मेरा स्टार्ट हुआ, और उसके बाद 3 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए मेरा डायलिसिस हुआ, क्योंकि जब पहली बार डायलिसिस करते ना तब 3 साढ़े 3 घंटे के लिए लगातार नहीं करते। 2 ढाई घंटे के लिए ही करते हैं, क्योंकि 3 दिन लगातार करना होता है। ओके। उसके बाद जब अल्टरनेट डेज़ होता है ना, तब वो लोग टाइम बढ़ा देते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग होती है ना, तब वो 2-2 घंटे के लिए या ढाई ढाई घंटे के लिए ही होते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट 3 दिन था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो 2 ढाई घंटे के लिए ही उन लोगों ने मेरा डायलिसिस किया, और 3-3 लीटर पानी निकाला बॉडी में से। जब फर्स्ट डे डायलिसिस करके मैं घर पे गया, तभी भी मुझे कॉफ़िंग रुक नहीं रही थी, क्योंकि अभी तक पानी स्टोर था। तो डॉक्टर ने बोला था, और मैं कुछ खाना भी नहीं खा रहा था। मेरे से कुछ खाने भी नहीं हो रहा था, वेट भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने लगा था ऑन द स्पॉट, एक ही दिन में वेट रिड्यूस होने लगा था। तो डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा वेट भी रिड्यूस होगा, खाने का मन नहीं होगा, लेकिन आप टेंशन मत लो, 2-3 बार डायलिसिस होगा, उसके बाद बेटर लगेगा। मुझे लगा कि ये क्या डायलिसिस वायलिसिस, अभी मुझे कुछ ठीक नहीं होगा, और ये डायलिसिस पे मैं आ गया हूँ, तो अभी सब खत्म हो गया, अभी सब ओवर, नाउ नथिंग विल हैपन। ट्यूसडे को फिर वापस मैं गया डायलिसिस के लिए, और वहाँ की नर्सेज़ को भी मैंने पूछा कि ऐसी सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, क्यों हो रही है? नर्सेज़ ने भी मुझे यही बोला कि थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा शांत रहो, ये कॉफ़िंग-वॉफ़िंग जितना भी हो रहा है, ये ब्रेथलेसनेस जितना भी हो रहा है, थोड़ा बॉडी में से पानी निकलेगा, टॉक्सिक जो सब्सटेंस बॉडी में भर गए हैं, वो सारी चीज़ें जब मशीन के द्वारा निकलेगी, उसके बाद आपको बेटर लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा देखते हैं। लेकिन बर्दाश्त नहीं होता है ना, क्या होता है ना कि जब बीमार होने लगता है ना, जब ब्रीथिंग एबिलिटी नहीं होती है, जब आप साँस नहीं ले पाते हो, आपको इतना कॉफ़िंग होता है, आपको भूख लगी है लेकिन फिर भी आप खा नहीं पाते हो। ये सारी चीज़ें जब होती है ना तब बहुत इरिटेट होता है, तो मैं बहुत इरिटेट हो गया था। बीपी भी हाई हो गया था, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जो वहाँ की नर्सिंग स्टाफ थी, वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही अच्छे वे में वो लोग बिहेव कर रहे थे, और वो लोग समझा रहे थे कि ऐसी सारी चीज़ें होती है। थोड़ा-सा पानी निकलेगा, थोड़ा-सा दवाई जो उन्होंने दी है, रिकमेंड की है, वो मशीन में डालेंगे, और वो मशीन के थ्रू जब मेरे बॉडी में जाएगी, उसके बाद तुमको ठीक लगेगा। और खाना-पीना तुमको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स जब बॉडी में बढ़ जाते हैं, तब खाना अच्छा नहीं लगता है, और जितना भी कुछ भी खाते हैं तो तुरंत वॉमिट हो जा रहा था। तो जितना भी मैं खाता था या जितना भी मैं चाय भी पीता था, वो भी वॉमिट हो जाता था, सब निकल जाता था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो ट्यूसडे को भी मेरा डायलिसिस हुआ। ट्यूसडे को फिर मुझे घर पे आके थोड़ा-सा 5% बेटर लगा, 5%। लेकिन वो 5% पता नहीं चलता है कि ठीक है कि नहीं है। थोड़ा-सा कॉफ़िंग मेरे को कम हुआ था। उसके बाद वेडनेसडे आया। जब वेडनेसडे को वापस मेरा डायलिसिस हुआ, तब डॉक्टर ने बोला था कि वेडनेसडे को थोड़ा पानी भी ज़्यादा लगाना, और टाइमिंग भी ज़्यादा बढ़ाना। तो पहले जो 2 ढाई घंटे हो रहा था ना, उसका इन लोगों ने 3 सवा 3 घंटे का टाइम लगाया था डायलिसिस का, और पानी भी ज़्यादा लगा दिया था। आई थिंक पहले जो 3 लीटर लगा रहे थे, उन्होंने 3.5 लीटर कुछ कर दिया था। जब वेडनेसडे को मेरा डायलिसिस हुआ, और जब डायलिसिस स्टार्ट होने के 1 डेढ़ घंटे बाद मुझे बेटर हुआ। मेरे जान में जान आई, मेरे को
बहुत मेरा कॉफ़िंग थोड़ा-थोड़ा करके कम हो रहा था। मुझे थोड़ी चीज़ें जो ब्लर-ब्लर दिख रही थी बीमारी में और ऐसे में समझ में नहीं आता ना कि ब्लर दिख रही है क्योंकि नींद भी एक तो आपको मिली नहीं है। आप चिड़चिड़े हो गए हो, तो वो चिड़चिड़ापन भी हो गया था, कम हो गया था और मुझे नींद भी थोड़ी-सी अच्छी आई थी। मैं थोड़ी देर के लिए सो भी गया था, डायलिसिस सेंटर में ही डायलिसिस करते-करते ही। आई थिंक मेरी मॉम मेरे साथ आई थी, तो कुछ खाने के लिए लाई थी, आई थिंक इडली लाई थी। तो मैंने तो 1 इडली भी खाई थी, बहुत दिनों बाद 1 इडली खाई थी और मुझे बेटर लग रहा था। फिर जब डायलिसिस हुआ उसके बाद मुझे और बेटर लगा, ओके। लेकिन फिर भी अभी तक खाना जा नहीं रहा था, वो 1 ही इडली खाई थी और वो 1 ही इडली के बाद जब मैंने घर पे जाके खाने की कोशिश की और ज़्यादा, तो वॉमिट हो गई, मुझे उल्टी हो गई। लेकिन बॉडी वाइज़ जो मेरा ब्रीदिंग जो मेरा हो रहा था, डिफ़िकल्टी हो रही थी, वो कम हो गई और मेरा कॉफ़िंग कम हो गया, मेरा हेडेक कम हो गया, पेट में दुखना तो बंद ही हो गया और वेडनेसडे को मेरा डायलिसिस हुआ, उसके बाद थर्सडे को नहीं हुआ और फ्राइडे को हुआ। फ्राइडे को होने के बाद आई वाज़ फाइन और 1 हफ़्ते बाद मैंने सैटरडे को खाना खाया, वो भी 2 रोटी और चटनी, मुझे अभी भी याद है। 2 रोटी और चटनी के साथ मैंने बोला सब्ज़ी मत दो, मुझे चटनी दो। तो पहले तो मैंने एक ही आधी रोटी खाई और फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ हो नहीं रहा है तो मैं और आधी खा लेता हूँ। ऐसे आधी-आधी करके मैंने 2 रोटी खाई और चटनी खाई, वो भी 1 हफ़्ते बाद। तो वो पूरा साफ़ होने में 1 हफ़्ता लगा। तो बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं ना कि डायलिसिस में ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है। मुझे प्रॉब्लम डायलिसिस के पहले हो रही थी। जब डायलिसिस हुआ, उसके बाद मुझे एक्चुअली में बहुत बेटर लगा। उसके बाद धीरे-धीरे जब मेरा मार्च में डायलिसिस स्टार्ट हुआ ना, तब 15 दिन फिर मेरा डायलिसिस हुआ और 15 दिन के बाद आई वाज़ गेनिंग वेट ऑल्सो। ओके, गले में तो था ही, बट आई वाज़ गेनिंग वेट। ओके, मेरे में थोड़ी-थोड़ी स्ट्रेंथ भी आ गई। मैं वीडियोज़ बनाना मैंने उसी टाइम पे स्टार्ट किया था। अगर आप मेरे प्रोफ़ाइल पे जाके नीचे स्क्रॉल करोगे ना बहुत नीचे, तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी फर्स्ट टाइम डायलिसिस पे जब मैं गया था वहाँ पे, तब वो वाली वीडियो भी आपको मेरे इस पे मिल जाएगी प्रोफ़ाइल पे, यूट्यूब के ही प्रोफ़ाइल पे। तो मैंने वीडियोज़ बनाना भी स्टार्ट किया, एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे, मेरा डायलिसिस कैसे हो रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था डायलिसिस का कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होने लगा था कि मुझे लगा कि अब डायलिसिस इज़ द ओनली वे आउट एंड इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक कि मुझे बचा सकता है। क्योंकि लास्ट स्टेज आ गया था। क्योंकि अगर मैं और वेट करता ना, तो मुझे या तो वेंटिलेटर पे डाल देते या तो मुझे और कोई गंभीर बीमारी हो जाती या मुझे कोई हार्ट का या लिवर का इन्फेक्शन हो जाता या ऐसा कुछ हो जाता जिससे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पैदा हो सकती थी। लेकिन मैं करेक्ट टाइम पे गया, करेक्ट टाइम पे मैंने डायलिसिस लिया, करेक्ट टाइम पे डॉक्टर को मिला, डॉक्टर की एडवाइस ली, दवाई ली और ठीक हो गया। और मैं आज आपके सामने 3 साल हो गए मेरे डायलिसिस को, आज आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ एकदम फिट एंड फाइन। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि डायलिसिस इज़ नॉट अ डिज़ीज़ कि एक बार आप डायलिसिस पे आ गए ना तो ज़िंदगी खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डायलिसिस आपकी ज़िंदगी बचा सकता है जैसे मेरी ज़िंदगी बचाई है। बहुत बार होता है कि बॉडी को डायलिसिस सूट नहीं करता है। लेकिन वो फिर डॉक्टर को आपको एडवाइस लेना पड़ेगा कि मेरे बॉडी में डायलिसिस के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल बीपी लो हो रहा है या बॉडी में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही है डायलिसिस के बाद या मुझे चिड़-चिड़ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ना, आप अपने डॉक्टर से जाके बात कीजिए, वो आपको सही गाइडेंस देगा। क्योंकि डायलिसिस इज़ द ओनली ऑप्शन इफ यू हैव लास्ट स्टेज ऑफ किडनी प्रॉब्लम। अगर आपका किडनी फेलियर हो गया है और आपका अभी टॉक्सिन्स नहीं निकल रहा है, आपको यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, आपका यूरिनेशन ठीक से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में अब टॉक्सिन्स बढ़ना चालू हो गए हैं, स्टोर होना चालू हो गए हैं, पानी स्टोर होना चालू हो गया है। और एक बार पानी स्टोर होना चालू हो गया, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, आपको स्टमक पेन होगा, आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपके फेस पे, आपके हाथ पे, पैर में आपको सूजन महसूस होगी। ये सारी चीज़ें अगर आपको होने लगी ना, इसका मतलब ये कि आपको नेक्स्ट डे से ही डायलिसिस करना इम्पोर्टेंट है। और डायलिसिस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ और वो इसलिए शेयर कर रहा हूँ
क्योंकि अगर आपका फर्स्ट टाइम डायलिसिस होने वाला है, अगले 1 हफ्ते में या कल या परसों या 1 हफ्ते में कभी भी, तो डरिए मत, कुछ नहीं होगा। अगर आप अभी कोई प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो किडनी के और आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, छाती में हेवीनेस लग रहा है, ये वो, सब डायलिसिस से ठीक हो जाएगा। दैट इज़ द ओनली वे आउट। आप किसी भी कोई भी लोकल डॉक्टर के पास जाओगे और वो आपको नुस्खे देगा, स्टेरॉइड्स देगा या कोई भी ऐसी चीज़ें देगा, उसमें मत मानिए। अपने डॉक्टर के पास जाइए, जेन्युइन डॉक्टर के पास जाइए, जेन्युइन नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपना इलाज कराइए। डायलिसिस हो सके तो कराइए, ना हो सके तो बहुत ही बेटर है। डायलिसिस अगर नहीं हो रहा है आपका और आपको डायलिसिस से अगर आप बच रहे हो, मेडिसिन से अगर आप बच आपका ठीक हो रहा है चीज़ें, बेस्ट, वेरी गुड। लेकिन अगर आप ये नौबत आ गई है आपकी कि अब डायलिसिस कराना ही है, तो उसमें भी नो प्रॉब्लम, करा लीजिए, आपको बेटर फ़ील होगा। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा नहीं, इट इन फैक्ट यू विल फ़ील बेटर। जैसे मुझे 1 हफ्ता लगा, लेकिन मुझे बेटर फ़ील हुआ और मैंने तो 15 दिन के बाद ही वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था। इतना मुझे बेटर फ़ील हो रहा था। मैं एक टाइम पे मुझे इतना ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रहा था, रात को मुझे इतना सोने नहीं हो रहा था। बट देन आफ्टर 15 डेज़ आई वाज़ एबल टू मेक वीडियोज़। मैं लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहा था, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो डायलिसिस इज़ अ बाय द वे अ गुड थिंग। अगर आपको मेडिसिन से ठीक हो रहा है देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको डायलिसिस लेना पड़ रहा है देन नो प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ ट्रीटमेंट। आप जाके आओ, मैं जैसे जाके आता हूँ एकदम फिट एंड फाइन हूँ, आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कोई ऐसा है डायलिसिस का या किडनी प्रॉब्लम का, तो आप मेरे साथ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। और अगर ज़्यादा डिटेल में बातें करनी है और अगर आपको अपनी चीज़ें शेयर करनी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करिए। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, मैं किसी को भी ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करता। इनफैक्ट मुझे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, उनकी स्टोरीज़ सुनने में, उनको मोटिवेट करने में, उनसे मोटिवेट होने में, उनसे इंस्पायर होने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर मैसेज करना, लिंक तो नीचे है ही। तो बस ये था मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।